Assalamu alaikum students. I hope you all are good. So today we are going to start your fifth lecture, class P9, subject biology. We are discussing your chapter number 2. The name of the chapter number 2 is solving a biological problem. Solving a biological problem. So today we will discuss the topic theory, law and principle, and data organization and data analysis. We have discussed before that in this chapter there is a biological problem and we have find out different methods to sort out that problems. वो problem एक disease भी हो सकती है, कोई लिविंग बीइंग्स में कोई न्यू जो भी डिस्कवर किया जा रहा है, मीन्स ये चेंजिंग्स आ रही हैं, ये एवोल्यूशन हो रही है, उस पर भी जो है वो रिसर्च वर्क हो सकता है. ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए इस चैप्टर में डिफरेंट मेथड्स रीड आउट करें. तो बेटी लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था, प्रीवियस टॉपिक था, उसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड ऑब्जर्वेशन हम करते हैं विद बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो बेटे ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन के बाद हम डिडक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं डिडक्शन की तरफ, और डिडक्शन को हम इफ और देन के फॉर्मूले के तहत जो है वो कंप्लीट करते हैं. मींस इफ वन बर्ड हैज विंग देन ऑल बर्ड्स, इफ वन बर्ड हैज विंग देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. तो डिडक्शन के बाद बेटे हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द स्टेप एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं बेटे, प्रैक्टिकली जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. 2 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हैं हम. एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था. अब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो प्रूफ हो जाती है डिडक्शन किसी हद तक. मींस डिडक्शन हमने जो की थी, इफ वन बर्ड हैज अ विंग देन ऑल द बर्ड्स हैव द विंग्स. तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के भी स्टेप्स. मींस आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, आप उसे 2 टाइम्स करोगे. हमने उसे आफ्टर 1 मंथ किया. अब वो एक्सपेरिमेंट जिसे हमने प्रूफ किया स्टार्ट में और वो प्रूफ हो गया, मींस वो डिडक्शन, वो हाइपोथेसिस, वो थ्योरी, वो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई, तो उसे हम नाम दे देते हैं अपना थ्योरी का. क्या नाम दे देते हैं? थ्योरी का. अगेन कर देती हूँ. मींस सबसे पहले बेटे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन आती है. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं बेटे, हम डिडक्शन का प्रोसेस. आफ्टर डिडक्शन में क्या है, हम इफ एंड देन का मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं. डिडक्शन के बाद देयर कम्स एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में क्या तजुर्बात किए जाते हैं और जो इस वक्त तक की जो हाइपोथेसिस होती है उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. अगर एक्सपेरिमेंट बेटे ट्रू साबित हो गए तो वो क्या बन गए, आपकी थ्योरी. अब इसके बाद भी अभी थ्योरी है, इसके बाद मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. मींस आफ्टर 1 मंथ एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर 2 मंथ्स एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर 6 मंथ्स एक्सपेरिमेंट किया. अगर जो है बेटे आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स फिर भी वो थ्योरी जो है ट्रू प्रूव हो गई, वो सही साबित हो गई, देन इट बिकम्स द लॉ एंड प्रिंसिपल. क्या होता है, ये थ्योरी अगर ट्रू प्रूफ हो गई तो ये बन जाता है आपके पास लॉ एंड प्रिंसिपल. अब इसको हम कह सकते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड एज द लॉ एंड प्रिंसिपल. मींस ऐसी थ्योरी जिसे मजीद अब झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब सो मेनी एक्सपीरियंसेस के बाद जो है ये वजूद में आई है. इसको ये पूरी दुनिया में यानी जो है अपने साइंटिफिक जर्नल्स में ये पब्लिश कर दी जाती है. इसको इजीली जो है वो झुटलाया नहीं जा सकता. तो इसे हम कहते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी और लॉ एंड प्रिंसिपल.
अगर हम बायोलॉजी में बात करते हैं बेटे, देयर आर टू लॉ वी डिस्कस्ड। वन इज द लॉ की बात करें अगर हम, सॉरी irrefutable theory called as the law and principle। अब लॉ एंड प्रिंसिपल, अगर हम लॉ की बात करते हैं, हम बायोलॉजी में टू लॉज को डिस्कस करते हैं। वन इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट sort। These are two types of law we discussed in biology। बेटी the next topic is that, अगर आप ये देखें की आपकी बुक पर ये एक की फॉर्म में जो है बुलेट फॉर्म में ये राइट की हुई है, सेम यही प्रोसीजर जो मैंने यहाँ आपको बताया है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, जिसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शन की तरफ जाते हैं, डिडक्ट करते हैं इफ और देन को फॉलो करते हुए, फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर प्रूफ हो जाते हैं ट्रू, देन इट्स कॉल्ड एज द थ्योरी। और अगर वही एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन किए जाएं, आफ्टर सो मेनी टाइम्स किए जाएं और वो ट्रू प्रूफ हो जाएं, देन दे आर कॉल्ड एज द लॉ एंड प्रिंसिपल। एंड वी डिस्कस्ड इन बायोलॉजी टू टाइप्स ऑफ द लॉ। वन इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो बेटे ये आप अपनी बुक में भी जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में इस तरह से दिया हुआ है, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन, a repeated exposure to experimentation and is not falsified to increase biologist confidence in hypothesis। means जो hypothesis उन्होंने formulate की है after so many observations, वो hypothesis अगर true साबित हो गई तो वो move करती है towards next step, और वो deduction then experimentation then after next step, after that next step। अब बेटी इस सब के बाद ये एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में, आप इसे कीनली जो है वो रीड कीजिएगा, केयरफुली रीड कीजिएगा, और अपने माइंड में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटे, वो क्वेश्चन भी जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। यही आपका लेक्चर जो है गैरिसन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, उस पर भी अपलोड किया जाता है। तो आप ये वहाँ पर जो आपको पॉइंट समझ नहीं आता, जो आपके माइंड में क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ वहाँ कमेंट में जरूर मेंशन किया करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। अब बेटी डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस क्या होता है? अब ये जितना भी डेटा देखिए, हमने अगर फर्स्ट आपके टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो हमने डिफरेंट मेथड्स रीड आउट किए, जिसमें रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम था, फिर यही स्टेप्स जो हैं वो एक अरेंजमेंट से आप रीड कर रहे हैं। ये सारा जो डाटा है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इन डिफरेंट स्टेप्स, स्टेप वाइज जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसी को कहते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। बार बार बेटे क्यों ये बात की जा रही है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था दैट डार्विन इज द साइंटिस्ट, इज द बायोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन द एवोल्यूशन, ऑन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब बेटे उसने एवोल्यूशन का जो प्रोसीजर स्टडी किया, एवोल्यूशन का जो उसने उस पर जो उसने रिसर्च की, वो ये थी कुछ एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे बर्ड्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल से बर्ड्स बनने का जो भी जो चेंजिंग्स आई रेप्टाइल से बर्ड्स में चेंज होने की, ये सारे स्टेप वाइज जो है वो रिसर्च थी। अब वो स्टेप वाइज रिसर्च हमें कैसे मिली, क्योंकि डार्विन ने वो सारे मेथड्स थे, वो सारे स्टेप्स जो थे वो डाटा की फॉर्म में और वो ऑर्गेनाइज किए हुए थे, वो डाटा सारा ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया हुआ था। और यही जो है कुछ रूल्स होते हैं जब भी आप स्टडी कर रहे होते हो और अपना रिसर्च वर्क राइट कर रहे होते हो, तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट, ताकि आप लोगों के सामने शो कर सकें कि आपने इस पर कैसे वर्क किया। तो क्या है, ये सारे स्टेप्स इन द फॉर्म ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज कर लिए जाते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स। डाटा जो है जैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है तो नेम, उसका डेट्स, किस किस डेट्स पर किया है, और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन।
After that, in order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data. Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe data or collection method. इसके बाद data it ensures the quality of the experiment. Data is organized in different फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स की फॉर्म में भी डाटा ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, टेबल्स की फॉर्म में भी, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी, मैप्स एंड डायग्राम्स की फॉर्म में भी डाटा ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज द डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए हम अगर स्टडी करते हैं, इसे एनालाइज किया जाता है बेटे बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स। डाटा एनालाइज किया जाता है बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और वो मेथड्स क्या है? इसको अगर हम देखते हैं तो बेटे इसके लिए हम 2 मेथड्स यूज करते हैं। वन इज द रेशियो एंड अदर वन इज द प्रोपोर्शन। कितने मेथड्स? 2 मेथड्स हम यूज करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। वन इज द रेशियो एंड अदर वन इज द प्रोपोर्शन। रेशियो जो है बेटे ये इसमें एक इक्वेशन होती है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेशियो 1 इक्वेशन in proportion 2 equation means इसमें एक स्टेप और इसमें 2 स्टेप। अब रेशियो क्या होती है? रेशियो को हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ए एंड बी, ये ऐसे लिखे जाते हैं ए एंड बी, ओके। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा है 2 इक्वेशंस होती हैं, मींस ए रेशियो बी, ठीक है। द सेकंड रेशियो के लिए C रेशियो D, और इसको जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है प्रोपोर्शन के साइन से। इसको हम इक्वल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटे। अब क्या होता है बेटे, और इसके लिए हम जो है वो साइन डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉलन यूज कर सकते हैं आप, आपके बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है। कॉलन के अलावा आप डिवीजन का साइन और ये रेशियो का साइन भी यूज कर सकते हैं, मींस ये कॉलन डिवीजन का साइन भी यूज कर सकते हैं आप इन प्लेस ऑफ रेशियो। अब बेटे क्या है, जब हम रेशियो और प्रोपोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एग्जांपल भी लेते जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेशियो की बात करते हैं हम, वी जस्ट एज्यूम कि हमारे पास 50 जो हैं पर्सन्स हैं वो अफेक्टेड हैं बाय द मलेरिया। 50 पर्सन्स अफेक्टेड हैं मलेरिया, ठीक है। और 150 जो पर्सन्स हैं वो हमें लगता है कि हेल्दी पर्सन है। इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, यानी 50% जो हैं वो हेल्दी पर्सन है, ऐसे कर देते हैं हेल्दी पर्सन्स, एंड 150% जो हैं वो क्या हो गए? इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड विद मलेरिया, ठीक है बेटे। अब इसकी रेशियो आप क्या कर सकते हैं? इसकी रेशियो आप कैसे बनाएंगे? ये देखिए 50 है और ये 150, मींस जो हेल्दी पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन से 2 गुना कम, और इसी तरह अगर इस तरफ जाते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन से 3 गुना ज्यादा, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 1:3। तो ये रेशियो आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 1:3। अगर हम प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं तो प्रोपोर्शन में आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे इन्होंने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। उसने 100 हेल्दी स्पैरोज को रखा और वहाँ जो है मलेरिया, जो मॉस्किटोज जो मलेरिया कॉज कर सकते थे वो वहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिए। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स ही नोटेड दैट व्हेन ही अलाउड मॉस्किटोज टू बाइट 20 स्पैरोज, उन्होंने देखा जब उसने 100 स्पैरोज में मलेरिया को इंट्रोड्यूस करवाया ना, सॉरी मॉस्किटोज को, तो उसमें से 20 स्पैरोज को मॉस्किटो ने बाइट किया और इन्फेक्टेड कितनी हुई? 14। अब हम बात कर रहे हैं बेटे, ये हो गई आपकी इक्वेशन, सॉरी रेशियो। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन की। अब क्या कर रहा है वो प्रोपोर्शन के लिए बेटे, हमें जैसे मैंने एक
इक्वेशन बनाई थी 1a/b प्रोपोर्शन है c/d के। इसमें नॉर्मली हमारे पास जो है वो 3 फिगर्स होती हैं और फोर्थ वन जो है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। 3 हमारे पास नॉन डिजिट्स होती हैं, ठीक है, और फोर्थ वन अननोन होता है जिसे हमें कैलकुलेट करना होता है। उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x y z कोई भी जो है वो यूज कर वर्ड। अब बेटे क्या है, साइंटिस्ट ने 100 दी थी क्या टोटल स्पैरोज, और जिसमें से 20 को मॉस्किटोज ने बाइट किया। इन्फेक्टेड कितनी हुई? जस्ट 14। तो हम इसकी रेशियो बना लेते हैं। रेशियो कैसे बना लेते हैं? टोटल इन्फेक्टेड कितनी हुई? 14, और थी कितनी टोटल जिनको बाइट किया? 20। तो आपके पास एक रेशियो आ गई 14:20। नेक्स्ट रेशियो आप बना लेते हैं, आपके पास क्या है? टोटल कितनी स्पैरोज थी जिसको बायोलॉजिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया? 100, ठीक है। अब उन 100 में से जो बच जाती हैं, जो रह जाती हैं, मींस जो इन्फेक्टेड नहीं हुई, वो आपके पास अननोन है, उसको आपने करना है फाइंड आउट। एंड आई एम यूजिंग x इन प्लेस ऑफ दैट स्पैरोज व्हिच आई हैव टू कैलकुलेट। अब बेटे ये आपके पास एक बन गई प्रोपोर्शन इक्वेशन। मींस टोटल आपके पास क्या थी? 20 स्पैरोज थी जिनको बाइट किया मॉस्किटोज ने, जिसमें से इन्फेक्टेड 14 हुई। और इसी तरह आपके पास जो टोटल 100 थी और उसमें से कैलकुलेट करना है आपके पास बाकी कितनी बच जाती है। अब इसको आप कैसे करेंगे? हम इसके लिए मेथड यूज करते हैं। कैसे? इसकी रेशियो बना रही हूँ 14। इसको अगर हम डिवीजन मेथड में लेकर आते हैं 14/20, सॉर्ट आउट करेंगे आप। इक्वेशन का साइन इक्वल का साइन यूज कर रही हूँ, इसे इक्वलाइज करना है हमें। 14/20 एंड ये आ गए टोटल की जगह और ये आ गए इन्फेक्टेड और अननोन। ये हो गया x/100। अब बेटे अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास x का जो फिगर है वो आ जाता है x = 70 ऑलमोस्ट। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। तो जब कैलकुलेट करने के बाद 70 का आंसर आया, मींस 70 ऐसी स्पैरोज थी जिसे आपने स्टैटिस्टिकली मेथड से कैलकुलेट किया जिन्हें मॉस्किटोज ने बाइट नहीं किया। तो देखिए ये है एनालिटिकल मेथड और जो हम डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इसी तरह जैसे स्टैटिस्टिकली मेथड को यूज करते हुए आपने एक रेशियो और प्रोपोर्शन मेथड से सॉर्ट आउट किया, कैलकुलेट किया कि इन्फेक्टेड कितने हैं, नॉन इन्फेक्टेड कितने हैं, नॉर्मल कितने थे। इसी तरह मैथ के भी मेथड्स यूज करते हैं और वो कुछ इस तरह से है। बायोलॉजिकल मेथड्स आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ applied mathematics to solve the biological problems. Major biological problems in which knowledge of mathematics is used include gene finding, protein structure and protein-protein interactions, etc. Bioinformatics refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data. तो बेटे ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसे अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने इसे जो है वो थॉरली लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है और होमवर्क भी आपका यही है। आपने टॉपिक थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल से लेकर लर्न करना है एंड मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।